मैंने देख लिया कि अक्षर आपको साफ दिखाई दे रहा है, मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, अक्षर साफ दिख रहा है। ठीक है, अचानक स्लाइड चला गया। मैंने कैमरे में देखा अभी कि मतलब अक्षर साफ दिख रहा है, तो आप पढ़ते जाइए। अभी लाइट आ जाएगी। ठीक है, इसको आगे लाइट। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज समझ में आ गया कि इनके बिना सपोर्ट के ये नहीं चल सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम थे कि क्यों हम देख रहे थे कि क्यों कुछ लोग द बोलते हैं और क्यों कुछ लोग दी बोलते हैं। तो आपको मैंने समझा दिया कि वॉवेल होते हैं और कॉन्सोनेंट होते हैं। ये समझाने का मतलब ये था कि यदि कोई व्यक्ति दी बोल रहा है, यदि कोई व्यक्ति दी बोल रहा है, तो उसके बाद आने वाला सेंटेंस नाउन तो होगा ही, ये तो कंफर्म बात है। उसके बाद आने वाला सेंटेंस नाउन तो होगा ही। मैं दी की बात कर रहा हूं, हिंदी में दी जब आप बोल रहे, यदि कोई व्यक्ति दी बोल रहा है तो उसके बाद आने वाला जो वर्ड है, जो शब्द है, वो नाउन ही रहेगा। ठीक है, लेकिन वो ऐसा नाउन रहेगा जिसका जो पहला अक्षर होगा वो वॉवेल होगा, यानी स्वर होगा, यानी ए ई आई ओ यू में से कोई एक शब्द से वो स्टार्ट होगा। मतलब यदि कोई भी व्यक्ति अगर दी का उपयोग कर रहा है, वो द को दी बोल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके जो सेंटेंस है, उस सेंटेंस में दी के बाद यानी द के बाद जो आने वाला वर्ड है, शब्द है, वो उसका स्टार्टिंग जो है वो वॉवेल से यानी स्वर से होगा। जैसे द दी सॉरी दी एरोप्लेन is faster than a bus. The aeroplane is faster than a bus. जो एक हवाई जहाज है वो एक बस से काफी तेज है। एक बस से काफी तेज है, हवाई जहाज तो बस से काफी तेज है ही। तो इसका कहने का मतलब यही है, एक हवाई जहाज जो है वो बस से काफी तेज है। हम इसको हम दी पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि इसका जो एरोप्लेन, मैंने ये कहा था कि यदि कोई आर्टिकल आता है, यानी द यहां पे आया हुआ है, द के बाद जो भी शब्द आएगा वो क्या होगा? नाउन होगा, वो नाउन होगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन अगर वो नाउन ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होता है तो जो ये द है उसको हम दी पढ़ेंगे। जो ये द है उसको हम दी पढ़ेंगे। तो आप अगर आप ध्यान से देखें तो एरोप्लेन का जो ये शब्द है ए से स्टार्ट हो रहा है, ए से। और हमारे वॉवेल में कौन कौन से शब्द आते हैं? 5, ए ई आई ओ यू, 5। और ये ए है, यदि ए है तो हम इसको दी पढ़ेंगे। यदि ई भी होता तो भी हम इसको दी पढ़ते, आई से शुरू होता तो भी हम इसको दी पढ़ते। कहने का मतलब यह है, अगर द के बाद कोई भी जो शब्द है, जो नाउन है, वो वॉवेल से स्टार्ट होता है, तब हम उसको द को दी पढ़ते हैं। और उसके बाद यदि उन 21 अक्षरों में से यानी कॉन्सोनेंट में से कोई शब्द आता है तब उसको द पढ़ते हैं। जैसे द ताज
महल is situated in आगरा। द ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा। तो इसको हम, जो यहां पे द है, उसको हम द ही पढ़ेंगे, न कि दी। क्यों नहीं दी पढ़ेंगे? क्योंकि यहां पे हमें ये मालूम चल गया है कि ये आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन आता है, और ये पूरा नाम जो है ये किसी जगह का नाम है, और ये पूरा नाउन बन जाएगा। नाउन तो है ये। जब ये नाउन है तो ये स्टार्ट तो टी से हो रहा है, यानी ये वॉवेल तो नहीं है, ये है क्या? कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो हम इसको द पढ़ेंगे। और ये चीज अगर लिखी होती, अगर ये लिखा होता कि द एलिफेंट, तब हम इसको द नहीं पढ़ते, तब हम इसको दी पढ़ते, दी एलिफेंट। ठीक है? तो ये चीज आपको समझ में आया होगा कि क्यों द पढ़ते हैं और क्यों दी पढ़ते हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं। मैंने द का एग्जाम्पल तो दिया, अभी मैंने ए एन का एग्जाम्पल नहीं दिया। ठीक है? तो ए एन का एग्जाम्पल देते हैं। तो हमने द का एग्जाम्पल देखा कि कब इसको दी बोलेंगे और कब इसको दा बोलेंगे। ठीक है? द। अब इसको देखते हैं। इन तीनों में से जब भी कोई सेंटेंस में आएगा तो उसके बाद नाउन ही आएगा। ठीक है? उसके बाद नाउन ही आएगा। जैसे जैसे apple is far better than any fruits। जो सेब है वो किसी भी फल की तुलना में ज्यादा बेहतर फल है। तो ये सेंटेंस मैंने क्या सही लिखा हुआ है? ये सेंटेंस मैंने क्या सही लिखा हुआ है? नहीं, ये सेंटेंस मेरा सही नहीं लिखा हुआ है। क्यों नहीं लिखा हुआ है? क्योंकि ये भी जान लीजिए, एंड का प्रयोग जो होता है वो वहां होता है जहां जैसे दी का प्रयोग होता है वैसे ही एन का प्रयोग होता है। जैसे दी का, ये वाली इसकी मैं बात कर रहा हूं, जैसे दी का प्रयोग होता है वैसे ही एन का भी प्रयोग होता है। यदि एन के बाद या ए के बाद नाउन आता है, ये तो हमें कंफर्म है, लेकिन यदि नाउन जो है वो वॉवेल से स्टार्ट होगा तब हम एन लगाएंगे, और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा तो हम ऑ लगाएंगे या ए लगाएंगे। ठीक है? तो आप ध्यान से देखिए, इसमें ए आया हुआ है। ठीक है? तो ये तो कंफर्म हो गया है कि ए के बाद नाउन ही आएगा, तो ये नाउन हो जाएगा। लेकिन अब हम देखेंगे कि ये नाउन स्टार्ट किससे हो रहा है, वॉवेल से या कॉन्सोनेंट से। तो ये स्टार्ट हो रहा है ए से, यानी वॉवेल से हो रहा है। तो वॉवेल्स हो रहा है, इसका मतलब हमें ये ए जो है ना, ये गलत रखे हुए हैं। जब भी कोई भी नाउन वॉवेल से स्टार्ट होगा तो वहां पे हम एन रखेंगे, वहां पे हम
एन रखेंगे तो अब सही हो गया ये। एन एप्पल इज फार बेटर देन एनी फ्रूट्स। एक जो सेव है वो किसी भी फल की तुलना में बहुत ही बेहतर है। ठीक है, एक सेव जो है वो किसी भी फल की तुलना में बहुत ही बेहतर है, मतलब उन सबसे ज्यादा एक सेव फायदा करता है। उसी तरह ए जहां आएगा वहां नाउन होगा, ए जहां आएगा वहां नाउन होगा, एन जहां आएगा वहां भी नाउन होगा। हम मेन तो नाउन पढ़ रहे हैं। ए एंड द जहां भी आएंगे उसके बाद नाउन ही, जो शब्द आता है वो नाउन ही होगा। ठीक है, तो आप इसको देखिए। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं देता हूं। शी goes for a walk in the morning she goes for a walk in the morning। ठीक है, इसका हिंदी क्या होगा? वह टहलने वह वह सुबह सुबह टहलने जाती है। ठीक है, वह सुबह टहलने जाती है। तो मैं इसके हिंदी को मिटा रहा हूं। ठीक है, आपने ये तो जान लिया कि वह सुबह को टहलने जाती है। अब मैं केवल हमें इस पे बात करना है कि इसमें से नाउन हमें पहचानना है, तो हम कैसे पहचानेंगे? हमें इसमें से नाउन पहचानना है तो हम कैसे पहचानेंगे? ये लिखा हुआ है शी गोज फॉर वॉक इन द मॉर्निंग। अब आप हमें इसमें नाउन बताएंगे। मैं थोड़ी देर आप खड़ा रहता हूं, आप इसमें नाउन बताएंगे कि इसमें नाउन कहां है, इसमें नाउन कहां है। ठीक है, मैं बताता हूं। सबसे पहले हम एक एक शब्द को देखेंगे कि क्या क्या है। ठीक है, तो अगर सबसे पहले आप ये बता दीजिए, अगर आपने टेंस पढ़ा हो तो ये कौन से टेंस का ये सेंटेंस है? अगर आपने टेंस पढ़ा है तो ये कौन से टेंस का ये सेंटेंस है? और अगर आप बताते हैं तो आप ये भी बता दीजिएगा कि आपने पहचाना कैसे कि ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, मैं बताता हूं। सबसे पहले अगर आप देखें तो गो हमारा एक वर्ब है। गो हमारा एक वर्ब है। वर्ब मतलब एक क्रिया, जो इसमें क्रिया क्या चल रही है, इसमें चलने जाने का कार्य हो रहा है। गो जाने का कार्य हो रहा है। उस वर्ब में ई एस लगा हुआ है और टेंस में किस रूल में ई एस लगता है? टेंस में किस रूल में ई एस लगता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का।
पहला क्वेश्चन तो ये कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये था कि अब इसमें से नाउन ढूंढिए, नाउन कहाँ है इसमें। तो नाउन देखिए कहां पे है। ये तो आपका प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन हम पढ़े नहीं तो हम क्यों बताएं इसको। अभी इसको छोड़िए, हमें केवल नाउन ढूंढना है, तो हम ये प्रोनाउन और एडजेक्टिव नहीं पकड़ेंगे। केवल हमें केवल नाउन पकड़ना है तो हम नाउन ही पकड़ेंगे। अब इस सेंटेंस में नाउन ढूंढना है, ठीक है। तो हम देखते हैं कहां पे। क्या शी ये नाउन है? नहीं, ये नाउन नहीं है। मैंने बोला था कि जहां पे ए एंड द आएगा वहां पे हम देखेंगे कि नाउन है कि नहीं, उस तरह से हम चेक करेंगे, ठीक है। तो ना यहां पे ए आया है, ना द आया है, ना एन आया है। अरे अरे, यहां तो ए है, यहां तो ए है, तो हमारा नाउन कहां है? वॉक नाउन है? चलना कोई नाउन है? बताइए। हाँ, ये नाउन है, क्योंकि इसमें चलने का कार्य नहीं हो रहा, इसमें चलने का कार्य हो नहीं रहा। ये उसको बता रहा है, इसका स्टेट बता रहा है, उसकी अवस्था बता रहा है कि वो टहलने जाती है। और आपको चाहे समझ में आए या ना आए, आप जिसे आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो नाउन होगा या नहीं होगा, तो आप इसको भूल जाइएगा, आप इसको दिमाग से हटा लीजिएगा। आप ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा कि नाउन है कि नहीं है। आप बस ये देखिएगा, हमारा ए मिल गया ना, ए मिल गया। और मैंने बोला था कि ए एन और द के बाद हमेशा नाउन ही आता है, हमेशा नाउन ही आता है। तो इसके बाद जो भी आया होगा वो नाउन ही होगा, वो नाउन ही होगा। तो वो नाउन हो गया, ठीक है। चलिए, मैंने नाउन को ढूंढ लिया, तो नाउन कंप्लीट, नाउन कंप्लीट। नाउन अभी भी एक इसमें है, अभी भी एक इसमें नाउन है। कहां है वो देखिए। मैंने क्या बोला था, जहां भी ए या एन या द आएगा, और यहां पे देखिए द आया हुआ है, द आया हुआ है, और द आया हुआ है, तो उसके बाद नाउन भी जरूर आएगा। तो उसके बाद है क्या? मॉर्निंग। तो मतलब ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। लेकिन इस नाउन में और इस नाउन में अंतर है। ये नाउन जो है ये आपका ऑब्जेक्ट के रूप में आया होगा, ठीक है। अब इससे आगे चलते हैं। हमने ए और एन और द का सीख लिया। अच्छा, एक चीज और भी गलती होती है। गलती कहां होती है वो देखिएगा। जैसे कई लोग गलती कहां कर देते हैं, जैसे दिया रहेगा आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा। क्वेश्चन क्या रहेगा, क्या रहेगा? इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? और एन बर्ड। दूसरा क्या दिया रहेगा? एन आवर। तीसरा क्या दिया रहेगा? और आवर। चौथा क्या दिया रहेगा? एन
पिकॉक। अब आपसे पूछ देगा कि इनमें से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा सही है। तो आप क्या देखेंगे, आप सोचेंगे कि ये तो एन लिखा हुआ है और एन जो है अपने पीछे जो है, अपने बाद जो है वो वॉवेल लेता है, लेकिन यहां पे तो कॉन्सोनेंट है, यहां पे तो कॉन्सोनेंट है, तो ये तो गलत हो गया। एन वर्ड नहीं होगा क्योंकि एन अपने पीछे, यहां पे इसका जो शुरुआती अक्षर होना चाहिए था वो वॉवेल से स्टार्ट होना चाहिए था, क्योंकि यहां पे एन लगा हुआ है। तो सही है, मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा आंसर। इस पे आते हैं, ठीक है, इस पे आते हैं बी पे। फिर यहां पे वही चीज है, फिर वहां पे यही चीज है। यहां पे लिखा हुआ है एन आवर, और एन अपने पीछे वॉवेल से स्टार्ट हुआ शब्द लेता है, तो ये तो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो ये तो गलत हो गया, मतलब ये भी गलत हो गया। ठीक है, अगले पे चलते हैं। ये लिखा हुआ हो ए आवर, ठीक है, तो इसमें लग रहा है कुछ ठीक है, अगला वाला देख लेते हैं, तब मालूम चल जाएगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। यहां पे फिर लिख दिया एन पीकॉक, एक या एक मोर, ठीक है। फिर यहां पे एन के बाद पी से शुरू हो, एन के बाद वॉवेल आता है शुरू हो, मतलब अगर एन लिखा हुआ है तो उसके बाद ए ई आई ओ यू से शुरू होने वाला शब्द आना चाहिए, लेकिन ये तो पी से शुरू हुआ है, तो ये भी गलत होगा। यानी इसमें सही कौन सा होगा, इसमें सही कौन सा होगा, तो सही आपका ये होगा। ये मैं आपकी सोच बताया हूं अभी, ये मैं आपकी सोच बताया हूं कि पेपर में अगर आता है तो आप ऐसे करके चले जाएंगे और आप 100% कंफर्म रहेंगे कि मेरा आंसर तो सही है, क्योंकि मैंने ध्यान से देखा एन अपने पीछे जो है वॉवेल वाला वर्ड लेता है, लेकिन ये तो कॉन्सोनेंट आ गया, यहाँ पे ए ई आई ओ यू नहीं आया बल्कि बी आया, तो ये तो गलत हो गया। इसके बाद भी एन के बाद ए ई आई ओ यू आना चाहिए, लेकिन ये तो एच से शुरू हुआ है, ये भी नहीं हुआ, लेकिन ये सही लिखा हुआ आवर लिखा है, ये सही लिखा हुआ, ए के बाद अपना कॉन्सोनेंट भी दे दिया है, तो ये तो सही है। और ये जो है एन के बाद वॉवेल नहीं दिया हुआ, कॉन्सोनेंट बल्कि पी से स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है, न कि ए ई आई ओ यू से, ठीक है। और आप यही गलती करके चले आते हैं, जबकि इसका जो सही आंसर होगा वो ये भी नहीं होगा, ये भी गलत आंसर है, टोटली गलत आंसर है। तो सही कौन सा होगा, सही ये वाला होगा, सही जो ये वाला होगा। अब आप कहें, आप तो बोले थे कि एन अपने पीछे जो है वो ए ई आई ओ यू से जो शब्द शुरू होते हैं उन्हीं को लेता है, लेकिन इसने तो एच ले लिया है और आप बोल रहे हैं सही भी है। हाँ सही है, क्यों सही है, क्योंकि इसमें जो होता है जब हम ये हावर बोल रहे हैं तो ये हावर मतलब घंटा होता है, घंटा, ठीक है, घंटे की बात हो रही है, एन आवर एक घंटा, तो इस हावर अगर हम बोलते हैं तो हमारा प्रोनाउंसिएशन गलत है, हम सही उच्चारण नहीं कर रहे हैं, इसको हावर नहीं बोलते हैं, हावर नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर, और इसको बोलते हैं और, मतलब ये एच साइलेंट होता है,
एच साइलेंट हो गया, मतलब ये अक्षर कहां से शुरू हुआ? ओ से शुरू हुआ, और ओ से शुरू होने का मतलब ये हुआ कि एन लगाया जा सकता है, एन लगाया जा सकता है, एन लगाया जा सकता है। तो ये सही है। और आपको कभी भी जानना हो कि कैसे हम इस तरह से मालूम करेंगे कि ये एन लगेगा कि नहीं लगेगा, तो उसके लिए आपका सबसे जो मुख्य चीज है, ये आपको मालूम हो चाहे ना मालूम हो कि कोई साइलेंट है क्या है, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि कोई शब्द अगर लिखा हुआ है तो उसका उच्चारण कैसे करते हैं, उसका उच्चारण कैसे करते हैं। तो आपको अगर ये मालूम है ना कि आर बोलते हैं इसको, आर, ठीक है, तो अगर हम आर बोल रहे हैं तो ये ओ से शुरू हो रहा है, यानी एन लगाया जा सकता है। आप हावर बोलेंगे तब तो एन नहीं लगाया जा सकता है, तब तो आप गलत हो जाएंगे। तो ये एच साइलेंट होता है, मतलब ओ से शुरू होता है, तो मतलब एन लग जाएगा। और सबसे इसका पकड़ने की बात ये होती है कि किसी भी शब्द के आप इसका हिंदी जब लिख रहे हैं तो हावर हो रहा है, तो यानी ये गलत है। आखिर एच साइलेंट है, इसका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन और है। तो जो हमारे हिंदी शब्द में अ से लेकर आह तक जो होते हैं शब्द, वो स्वर होते हैं, ये सारे स्वर होते हैं। और इंग्लिश में ए, ई, आई, ओ, यू स्वर होते हैं। तो हम हिंदी के हिसाब से देखेंगे तो हमारा गलती नहीं होगा। जैसे देखिए, इसको हम जो आर पढ़ रहे हैं, तो ये आर जो है इन्हीं के बीच का है। हिंदी के हिसाब से देखिए तो इन्हीं के बीच का है, यानी अगर हिंदी के बीच के अक्षर अ से लेकर आह तक इंग्लिश में अगर आता है, मतलब इंग्लिश को जब हिंदी में, जैसे ये इंग्लिश लिखा हुआ है आर, और इसको जब हिंदी में लिख रहा है आर, तो अगर ये अ से लेकर आह के बीच में आता है, ये आ देखिए जो है ये अ से लेकर आह के बीच में आ रहा है, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पे हम एन लगाएंगे, वहां पे हम एन लगाएंगे। और किसी के अगर बोलने में क से लेकर ज्ञ के बीच में आ रहा है तो उसमें हम ए लगाएंगे, उसमें हम ए लगाएंगे। जैसे हम एक और शब्द ले लें, अगर एक और शब्द ले लें, आप इसको नोट कर लीजिएगा, पॉज कर लीजिए यहीं पे, ठीक है। जैसे आप जैसे लिखेंगे ऑनेस्टी, ये ऑनेस्टी मत लिखिए, वाई हटाई दीजिए आप बस लिखिए ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, ईमानदार। तो इसके पीछे भी एन ही लगता है, एन लगता है। फिर आप कहेंगे कि एन तो अपने पीछे ए, ई, आई, ओ, यू लेता है, तो इसमें क्या है, कैसे ये एन ले लेगा? इसमें भी एच साइलेंट होता है, एच साइलेंट होता है। और इसको हम पढ़ते क्या है, ओ नेक्स्ट, न कि ये हमारा सही है। और इसको अगर हम पढ़ते हैं हाउ नेक्स्ट, ये हमारा गलत है। इसको पढ़ते हैं ऑनेस्ट, तो औ जो है अ से लेकर अह के बीच में आ रहा है, इसको देखिए आप, अ से लेकर अह के बीच में आ रहा है, तो मतलब ये एन लगाया जाएगा इसमें, ऐसे होता है। और जैसे मैंने लिख दिया कि गोट माने बकरी, तो गोट को जब इसका हिंदी उच्चारण करिए तो गोट कैसे लिखेंगे, गोट, ठीक है। तो ये ग आ रहा है, मतलब क से लेके गेहूं के बीच की ये अक्षर है, तो इसमें ए लगाएंगे, ए गोट, ये कहने का मतलब है।
ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। तो आप हिंदी के अक्षर से आप जब करेंगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी करने में। बाकी की आगे की चीज मैं कल पढ़ा दूंगा, ठीक है। अगले एक हफ्ते जो है केवल इंग्लिश की ही वीडियो आएंगे, तो इंग्लिश आप अच्छे से इसको कंप्लीट कर लीजिए। कोशिश ये रहेगी कि पार्ट ऑफ स्पीच खत्म कर दिया जाए, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद।